जन्नत के पत्ते। लैपटॉप तकिए पर रखा हुआ था। वो सामने कोनियों के बल औंधी लेटी हुई थी। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। वो ठोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के टच पैड पर फेर रही थी। लंबे सीधे स्याह बाल पर बल पड़े थे। उसकी आंखें भी वैसी ही थीं, स्याह बड़ी बड़ी आंखें की चांदनी जैसी चमक थी और चेहरा मलाई का बना था, सफ़ेद, साफ और चिकना सा। वो इसी मगन अंदाज में स्क्रीन पर नज़रें मरकूज़ किए टच पैड पर उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद कोई सफ़ा खुला तो उसकी मुतहर्रिक उंगली रुक गई। स्क्रीन पर जमी आंखों में ज़रा तफक्कुर उभरा और फिर बेचैनी। उसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए। लोडिंग। अगले सफ़े के लोड होने का इंतज़ार करते हुए इसी मुस्तरब अंदाज में उसने उंगली से चेहरे की दाएं तरफ से फिसलती लिटें पीछे की। चंद सेकंड में सफ़ा लोड हो गया। वो बेचैन होकर चेहरा स्क्रीन के करीब लाई तो उसके बालों की चंद लिटें फिसलकर फिर चेहरे के सामने आ गईं। जैसे जैसे वो पड़ती गई उसकी आंखें हैरत से फैलती गईं। लब ज़रा से खुल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे उसको खुद को यकीन दिलाने में जो वो पढ़ रही थी बिल्कुल सच है। और जैसे ही उसके जहन ने यकीन की धरती को छुआ वो एक झटके से उठ बैठी। उसका फ़ोन साइड टेबल पर रखा था। उसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर डायल किया। रात की मुकद्दस खामोशी में बटनों की आवाज़ ने ज़रा इर्ताश पैदा किया। उसने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो। शायद राब्ता मिल गया था। तभी वो बेहद शौक़ी से चहकी, कैसी हो? सो तो नहीं गई थी? दूसरी तरफ उसकी दोस्त कुछ कह रही थी। वो लम्हे भर को सुनने के लिए रुकी और फिर हंस पड़ी। सारी बातें छोड़ो, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो। उसने आदतन अपने बालों की लिट को उंगली पर लपेटते हुए कहा। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं यार, दिलावर भाई की शादी के बारे में नहीं है। दूसरी तरफ ज़ारा ने कुछ कहा तो उसने फ़ौरन तरदीद की। बल्कि तुम ऐसा करो, गैस करो मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। उसने एक हाथ से लैपटॉप साइड पर किया और तकिया निकालकर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर कहा। फिर उसने टेक लगाकर पाँव सीधे कर लिए। साथ साथ वो ज़ारा के अंदाज़ों की तरदीद भी किए जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरी शादी भी नहीं हो रही। जी नहीं, इरम की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यहीं तक है। अब कान खोल कर सुनो तुम। वो आर्मड्यूस एक्सचेंज प्रोग्राम याद है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट ज़ारा? यूरोपियन यूनियन ने मुझे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया है। दूसरी जानिब ज़ारा इतनी ज़ोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर बैंड होने के बावजूद भी उसकी चीख पूरे कमरे में गूंजी थी। बिल्कुल सच कह रही हूँ ज़ारा। अभी 15 मिनट्स पहले मुझे यूनिवर्सिटी की मेल मिली है। और साथ ही परे पड़े लैपटॉप का रुख अपनी तरफ मोड़कर दोबारा गौर से स्क्रीन को देखा, जहाँ 15 मिनट पहले ही सिलेक्शन मेल आई है। तुम भी फ़ौरन चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था, तुम्हें भी मेल आई होगी। वो फ़ोन एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से लैपटॉप ऑफ कर रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर अंधेरा हुआ तो उसने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन को बंद किया और साइड टेबल पर रख दिया। हाँ, मैंने अपनी सबांची को नेट पर देखा है। बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। मगर वो थोड़ी देर को खामोश हो गई। दूसरी तरफ से इस्तफसार पर वो फिर से बोली थी, बस एक छोटा सा मसला है। हम अपनी फीमेल्स को इसके बारे में नहीं बताएंगे। धीमी आवाज़ में बोलते हुए उसने बंद दरवाजे को देखा। दरअसल सांची में लड़कियों के हेड स्कार्फ पर पाबंदी है। इधर सर ढकना मना है।
گھر والوں کو بتا کر متفکر کرنے کی بجائے اس بات کو گول کر جانا۔ ویسے بھی ہم دونوں ہی اسکارف نہیں لیتی۔ اس پل کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا تھا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ قد عدم کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے ہوئے تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی ہوئی تھیں۔ شاید اس کا وہم تھا۔ وہ سر جھٹک کر فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابا نے مجھے کبھی اسکارف لینے یا سر ڈھکنے پر مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ ہاں ارم، اگر گھر کے باہر اسکارف لیتی ہے۔ اس کے ابو، تایا اور فرقان کچھ سخت ہے نا۔ پھر وہ بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے نیم دراز ہو کر بتانے لگی۔ پرمیشن کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے، مگر ترکی میں سبین کی پھپھو رہتی ہیں تو وہ مان گئے تھے۔ ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ پھر وہ چند لمحے اپنی دوست کی باتیں سنتی رہی۔ زارا خاموش ہوئی تو اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ کل نہیں۔ دلاور بھائی کی مہندی کل ہے، تم آ رہی ہو نا؟ اور ہاں، میں اور ارم کل لہنگا پہن رہے ہیں۔ سارے کزنز بہت ایکسائٹڈ ہیں، خاندان کی پہلی شادی ہے نا۔ اوکے، اب تم جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ الوداعی کلمات بولتے ہی اس نے فون تکیے پر اچھال دیا، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر لاؤنج خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ حیا نے آستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، ننگے پاؤں چلتے لاؤنج سے کچن میں آئی۔ سیاہ قمیض اور کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد اور بھی دراز لگ رہا تھا۔ کچن میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دروازے پر رکی اور ہاتھ بڑھا کر کچن کی لائٹ جلائی۔ سرسری بتیاں جل گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی۔ جھکنے سے بال پھسل کر سامنے آ گئے۔ حیا نے نرمی سے ان کو پیچھے ہٹایا اور پانی کی بوتل لے کر سیدھی ہوئی۔ کاؤنٹر پر رکھے ریک سے گلاس اٹھایا اور پانی گلاس میں انڈیلنے لگی۔ اس کی نگاہ کاؤنٹر پر رکھی سفید چیز پر پڑی۔ وہ جیسے چونک اٹھی، بوتل وہیں رکھ کر آگے آئی۔ وہ سفید آدھ کھلے گلابوں کا بوکے تھا، ساتھ ایک سفید لفافہ بھی تھا۔